टुडेज टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in specific amount of solvent at fixed temperature and pressure. तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे और एक फिक्स्ड प्रेशर पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप में हम सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस होगा किससे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और ये सब किस पे होंगे? एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे एंड फिक्स्ड प्रेशर पे। और इसके अंदर हम आगे और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन इट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसके अंदर हम कोई भी फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। और इसके लिए भी एक कंडीशन है कि ये भी किस पे होगा? एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड वो क्या होगा? ज़्यादा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू से। कि जितना हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया है उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमने डिसॉल्व किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ऐसे फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या करते हो? अफेक्ट करते हो। तो जिसमें हमारा पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया एक सॉल्यूट है जो कि कैसा है? पोलर है, प्लस में सॉल्वेंट लिया जो कि कैसा है? वो भी पोलर है। तो आगे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी होगी? हाई होगी। सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? हाई होगी, क्योंकि पोलर पोलर दोनों पोलर है, सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी हमारी? हाई होगी। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया
अगर हमने सॉल्यूट को नॉन पोलर कर दिया, सॉल्वेंट को भी हमने क्या कर दिया, नॉन पोलर कर दिया, तो यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, हाई होगी, सॉल्युबिलिटी इज हाई। थर्ड हमने एग्जांपल लिया, अगर हमने सॉल्यूट को पोलर कर दिया लेकिन हमने सॉल्वेंट को नॉन पोलर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आपकी लो होगी। ऐसे ही अगर हमने सॉल्यूट को नॉन पोलर कर दिया लेकिन सॉल्वेंट को पोलर कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज लाइक डिसॉल्व लाइक। कि अगर दोनों पोलर होंगे तभी क्या होगा, डिसॉल्व होगा वो, या फिर अगर दोनों ही नॉन पोलर होंगे तभी क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर एक पोलर हो गया और एक नॉन पोलर हो गया तो वो डिसॉल्व नहीं होंगी, वो सॉल्यूबल नहीं होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लो होगी। ऐसे अगर एक नॉन पोलर और दूसरा पोलर कर दिया तो भी इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो सॉल्यूबल नहीं होंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब सेकेंड फैक्टर जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। अब हम एक एक करके देखेंगे सॉल्युबिलिटी को। पहले हम देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें हम पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब दो कंडीशंस है इसके अंदर। अगर एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सॉल्युबिलिटी पे क्या होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगी। तो इसके अंदर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अंदर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके। सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है। सेकेंड देखेंगे, पहले हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो वी कैन राइट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid। पहले हमने क्या देखा था, solubility of solid in liquid। अब हम देखेंगे solubility of gas in liquid। this is the second one। तो इसमें भी पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें बिल्कुल सेम है जैसे सॉलिड इन लिक्विड में था, ऐसे ही गैस इन लिक्विड में है। अगर एंडोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने सॉलिड इन लिक्विड में किया था ऐसे ही हमने गैस इन लिक्विड में किया है। अब सेकेंड चीज़ आती है इसके अंदर, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पिछले वाले में जो हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था उसके अंदर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी का, लेकिन गैस इन लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो गैस इन लिक्विड के अंदर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सो वी कैन राइट ऑन इंक्रीजिंग the pressure, solubility of gas also
increases. The next main topic is Henry's law, which is the very most important part in this chapter. Henry's law. सबसे पहले तो हेनरीज लॉ वैलिड किसके लिए? गैसेस के लिए. तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या होगी हेनरीज लॉ की, कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, द गैस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस लॉ. द पार्शियल प्रेशर ऑफ a gas above the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of the gas. मोल फ्रैक्शन भी किसके लेने हैं? हमें गैस के ही लेने हैं. किसके अंदर? इन दी सॉल्यूशन के अंदर. तो आई एम रिपीटिंग अगेन, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है एक गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P इज़ द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं. मान लिया यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन A लिया है, वो गैस कौन सी है? A लिया है. जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक हेनरीज कांस्टेंट आएगा जिसको हम KH लिखते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द KH. ठीक है, KH क्या है यहाँ पे हमारा? हेनरीज कांस्टेंट. और जो ये हमारा KH है ये किस पर डिपेंड करता है? KH डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. So this is the main important formula here. P is the partial pressure, KH is the Henry's constant, XA is the mole fraction of that gas. अभी हमने लिखा था कि जो पार्शियल प्रेशर है P दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH XA, राइट? यहाँ पे इक्वल्स टू, ये हमने रिलेशन अभी निकाला था. तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ कैसे बनेगा? अगर हमें P प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाना है तो P और मोल फ्रैक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे, KH और जो मोल फ्रैक्शन है या फिर जिसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उनका रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्वेश्चंस में आगे बहुत यूज़ होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जैसे इसके ऊपर, उसने बोला कि इफ़ गैस A इज़ मोर सॉल्यूबल देन गैस B, so which would be have higher value of KH. ये PYQ में आया क्वेश्चन है कि अगर गैस A ज़्यादा सॉल्यूबल है गैस B से तो किसकी वैल्यू, KH की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? तो अभी हमने पढ़ा है, अगर उसने बोला कि गैस A क्या है? ज़्यादा सॉल्यूबल है गैस B से, ये वाली मोर सॉल्यूबल है एंड ये वाली क्या है? लेस सॉल्यूबल है. ये वाली ज़्यादा सॉल्यूबल है, ये वाली कम सॉल्यूबल है. तो अभी हमने पढ़ा था रिलेशन KH इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, कि जो जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा उसका उतना ही कम KH होगा, या फिर जिसका जितना ज़्यादा KH होगा उतनी उसकी कम सॉल्युबिलिटी होगी. तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उसका KH कम होगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये लेस सॉल्यूबल है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका KH क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा. इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इसका KH क्या होगा? कम होगा. तो KH किसका ज़्यादा होगा? किसकी हायर वैल्यू, किसकी KH की हायर वैल्यू होगी? गैस A या फिर गैस B? गैस B के KH की क्या होगी? ज़्यादा हायर वैल्यू होगी. ठीक है. अब एक और PYQ में पूछा गया एक क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि वाई डू aquatic animals feels more comfortable
in cold water as compared to hot water. ये भी PYQs में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा कोल्ड वाटर में इतने कंफर्टेबल क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर. क्योंकि इसका सीधा सा आंसर है कि जो O2 होती है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, वो ज़्यादा सॉल्यूबल किस में होती है, इज़ मोर सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर. और इसमें आप यही वाला रिलेशन लगा सकते हो कि H इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अब जो मेन टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन बताओ. तो 3 मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की. पहली क्या है, टू डिजॉल्व CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हाई प्रेशर इज अप्लाइड. पहली क्या प्रॉपर्टी है हेनरीज लॉ की कि CO2 को डिजॉल्व करना है अगर हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो उसके लिए हाई प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है. सो टू डिजॉल्व द CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 को डिजॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर लगता है. अब सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो अंडर वाटर जाते हैं तो वो वहाँ पे हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं जैसे कि N2, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जब डाइवर्स एकदम से बाहर आते हैं वाटर से तो ग्रेजुअल क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिजॉल्व्ड N2 गैस थी वो बाहर आती है किसकी फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में, जो कि आपकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से क्या होता है, बेंट्स इज टाइप ऑफ डिजीज़. ठीक है, जिसमें हमारी कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, एंड विच इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल है, डेंजरस है हमारी लाइफ को. सो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो डाइवर्स होते हैं उनके पास टैंक्स होते हैं और उन टैंक्स को किससे डाइल्यूट किया जाता है, हीलियम से डाइल्यूट किया जाता है. तो यही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है. इसको हम कैसे लिखेंगे, स्कूबा डाइवर्स, आई एम राइटिंग दिस बिकॉज ऑफ ओनली द बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स में हमें पूरा लिखना होता है अच्छे से, जब भी हमें मार्क्स मिलते हैं अच्छे से. तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं व्हेन गोज अंडर वाटर दे एक्सपीरियंस हाई प्रेशर ड्यू टू विच the solubility of the atmospheric gases like N2 increases in the blood and when the divers come out there is a gradual decrease in pressure. There is a gradual decrease in pressure due to which the dissolved N2 gas comes out as a formation of bubbles. Which blocks the capillaries and causes bends. Bends क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ डिजीज जिसमें क्या होती है, कैपिलरीज हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. So to avoid this, the tanks of divers are diluted with helium. ये थी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको लेस प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ O2 होता है, O2 का जो अमाउंट होता है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स है वो वीक हो जाते हैं, वो सोच नहीं पाते, दे आर अनेबल टू थिंक एंड कॉजेज वॉमिटिंग, उन्हें वॉमिटिंग होती है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं. सो हाउ वी कैन राइट इट, एट हाई एल्टीट्यूड climbers experience less pressure, due to which the amount of O2 in blood decreases, due to which the climbers become weak and unable to think, and that causes vomiting. This is known as anoxia. This condition जिसके अंदर वीक हो जाते हैं, सोच नहीं पाते, वॉमिटिंग होती है, these are the symptoms, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं. अब the another most important topic is vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि वेपर्स के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है. कौन से स्टेट में, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट में, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है. अब क्लोज्ड कंटेनर में क्यों होता है, क्योंकि वेपर्स है उसके अंदर, अगर आप उसको क्लोज नहीं रखोगे तो सारे वेपर्स क्या हो जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे. इसीलिए हम इसको क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स. किसके द्वारा ये प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, वेपर्स के द्वारा ये एक्सर्ट किया जाता है प्रेशर, और वो भी कौन सी स्टेट के द्वारा, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट. वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और किस में, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर. अब हमें ऐसे फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करते हैं. सो द हेडिंग इज फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. ऐसे फैक्टर्स जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करते हैं. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करती हैं. पहला, शेप ऑफ द कंटेनर, जिसके अंदर इन विच द लिक्विड कैप्ट इन. वेपर प्रेशर किस पे इफेक्ट नहीं करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंटेनर का शेप आप कैसा ले रहे हो, जिसमें लिक्विड आपने रखा है उस कंटेनर का शेप कैसा है, दैट डजेंट इफेक्ट द वेपर प्रेशर. सेकेंड थिंग किस पे, कि आप कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड ले रहे हो, अमाउंट ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर इस चीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर का, कि आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड उस कंटेनर के अंदर लिया है. ये तो हमने ऐसे फैक्टर्स पढ़े थे जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करते हैं. अब हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं. सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, जिसमें पहला है नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का जो नेचर है वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है. अब कैसे, बहुत सारे रिलेशन है जो कि आपको याद रखने हैं. अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कि जितना ज़्यादा अगर किसी चीज़ का, जितनी ज़्यादा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा. या फिर किसी चीज़ का अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी. अब एक और रिलेशन है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर.
कि अगर किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, या फिर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसके लिए आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए है, एक बी है। इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट लिया जैसे 50 डिग्री, इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया 60 डिग्री। तो आपको इनके वेपर प्रेशर कंपेयर करने हैं। वेपर प्रेशर क्या करने हैं आपको? कंपेयर करने हैं। आपको बताना है वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर उसी का ज़्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? ए वाले का है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ए वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बी वाले से, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। पहला जो फैक्टर था जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है ऐसा कौन सा फैक्टर है? सेकेंड इज टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ए है, एक बी है। इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो हमें इसका वेपर प्रेशर बताना है किसका ज़्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ए वाले का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा बी वाले से, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।